होती है बहुत ही कॉमन, जो कि लॉ के अंदर यूज होती है। एक होती है राइट इन रेम और एक होती है राइट इन पर्सोनम। तो इन दोनों टर्म्स को या इन दोनों मैक्सिम को, या ये डिफरेंट वर्ड्स है, इनको हम समझेंगे जो लॉ के अंदर यूज किए जाते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं। तो इनको हम डिफरेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि राइट इन रेम क्या होता है और राइट इन पर्सोनम क्या होता है। तो सबसे पहले कॉलम में हमने राइट इन रेम लिखा है और सेकंड कॉलम में हमने राइट इन पर्सोनम लिखा है, डिफरेंस को समझाने के लिए। तो राइट इन रेम क्या होता है? दीज आर दी रियल राइट्स। ये रियल राइट्स होते हैं। रियल राइट्स क्यों होते हैं? इनको हम रियल राइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये होल वर्ल्ड के अगेंस्ट होते हैं, पूरे ग्लोब के अगेंस्ट होते हैं, इसलिए हम उनको रियल राइट्स बोल देते हैं। और दूसरे होते हैं राइट, कौन से होते हैं? दीज राइट्स आर पर्सनल राइट। मतलब राइट इन पर्सनम जो होते हैं पर्सनल राइट होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन या कुछ पर्सन के अगेंस्ट आपको मिलते हैं, तो इसलिए उनको राइट्स इन पर्सनम भी बोलते हैं। फिर सेकंड डिफरेंस हमारा क्या होता है? दीज राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट कॉमन या ग्लोब, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो राइट इन रेम होता है आपको ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट मिल जाते हैं किसी भी चीज के ऊपर। और जो राइट इन पर्सनम होता है, दीज राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पार्टी। ये मैंने पहले ही बताया था कि पर्टिकुलर पार्टीज के अगेंस्ट मिलते हैं। मान लो दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आप उन दोनों के बीच के अंदर ये राइट्स होंगे। फिर तीसरा बताता है दिस इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट इन ए पर्सोनम, और ये होता है दिस इज राइट इन रेम। ठीक है, ये हम बाद में एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, हमने समझा रखा है कि जैसे राइट ऑफ शाम, शाम एक व्यक्ति है, उसका राइट बताया गया है कि आफ्टर ही साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, कि शाम एक कॉन्ट्रैक्ट करता है राम के साथ, विद राम, फॉर ए पीस ऑफ लैंड। एक पीस ऑफ लैंड उसने परचेज करनी थी, ठीक है ना, परचेज, ठीक है। तो वो क्या है कि इज राइट इन पर्सनम, तो वो जो इसका राइट है वो राइट इन पर्सनम है। राइट इन पर्सनम कैसे है कि जो शाम ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ? राम के साथ, तो वो राम को ही से ही वो राइट जो है वो एनफोर्स करा सकता है, किसी और से नहीं करा सकता उस जमीन को खरीदने का। तो इन दोनों के बीच का राइट्स हो गया है, वो उसको आगे सिर्फ आगे राम के अगेंस्ट ही मिलेगा। अब आगे हम इसको देखते हैं। वेयर एज आफ्टर राइट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। अब मान लो जो इन्होंने सेल डीड करती, इसमें क्या लिखा है? सेल डीड हो गया है, ठीक है। तो सेल डीड होने के बाद जो राइट्स होंगे, जिस व्यक्ति ने लैंड खरीदी है, अब सेल डीड बनने के बाद जो राइट है उस लैंड के ऊपर, जिसने लैंड खरीदी है उसको होल वर्ल्ड के अगेंस्ट मिल जाएंगे। अब कोई भी उस लैंड के ऊपर आके कुछ भी नहीं बोल सकता। जिसने वो लैंड खरीदी है वो उसको जैसे मर्जी यूज करे, कोई उसको उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता, लेकिन उसे लीगल ढंग से यूज करनी होगी। तो वो होते हैं राइट इन रेम। जब तक चीज सेल डीड नहीं बनती तब तक वो राइट्स सिर्फ शाम और राम के बीच में ही थे आपस में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि राइट इन रेम क्या होता है? नो रिलेशनशिप स्टैब्लिश। राइट इन रेम के अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होती। भाई आपका कोई रिलेशन नहीं होगा तब भी दूसरे व्यक्तियों के ऊपर उस चीज का आपका राइट होगा यूज करने का। और राइट और इसके अंदर क्या कि इसके अंदर राइट इन पर्सनम होता है, इसमें रिलेशनशिप आपकी स्टेब्लिश हो जाती है। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने कोई लैंड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया या किसी ने लैंड खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो व्यक्ति लैंड खरीद रहा है तो वो कौन हो गया? परचेजर, और दूसरा हो गया सेलर। तो इनके अंदर एक पर्सनल राइट बन गया एक तरह से, ठीक है ना। और इसी तरह से जो टेनेंट होता है उसके अंदर लैंडलॉर्ड और ओनरशिप जो होते हैं उनके रिलेशन स्टैब्लिश हो जाते हैं। लेकिन राइट इन रेम में ऐसे कोई रिलेशनशिप जो हमारी एस्टेब्लिश नहीं होती। अब हम इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं कि जैसे मान लो कि एक्स ने परचेज करी एक कार, तो एक्स हैज द राइट इन रेम। अब यहाँ पे जब उसने कार खरीद ली है तो उसके पास राइट इन रेम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दी कार के बारे में, कार के ऊपर राइट इन रेम हो जाएगा। कैसे? नो पार्टी कैन डिस्टर्ब द राइट ऑफ एक्स। अब कोई भी पार्टी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्स के राइट को उस कार के ऊपर डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो उस कार को जहां मर्जी रखे, जैसे मर्जी यूज करे, जैसे मर्जी चलाए, लीगली ढंग से चलाए, तो कोई उसके इस राइट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जिस मर्जी को बेचे वो, जिस मर्जी को रेंट पे दे, जिस मर्जी को यूज करने के लिए दे, उसका राइट्स है। अब हम इसके अंदर देखते हैं राइट इन पर्सनल में क्या होता है कि बी रेंटेड हिज फार्म हाउस टू सी। जो बी है वो अपना एक फार्म हाउस सी को रेंट पे देता है फॉर ए मंथली रेंट ऑफ ₹5,000, कि मैं 5,000 रुपये रेंट लूंगा। हैंस बीज राइट टू कलेक्ट रेंट। अब यहाँ पे बी का जो राइट है रेंट कलेक्ट करने का फ्रॉम सी से जो वो रेंट कलेक्ट करेगा वो उसका पर्सनल राइट है कि वो बी जो है वो सी से ही रेंट इकट्ठा कर सकता है, ठीक है ना। एंड नो अदर इज इन्वॉल्व, इसमें कोई और व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये जो राइट है बी का वो सिर्फ सी के ऊपर ही रहेगा, ये नहीं कि किसी और से आगे उसका रेंट मांगने लग जाएगा। तो हैंस दिस राइट इज पर्सनल। तो ये जो राइट है वो पर्सनल राइट हो जाएगा।